दुबई की एक तपती दोपहर, हमजा एक पाकिस्तानी मजदूर, उसके फोन की घंटी बजती है। हेलो। अम्मी अस्पताल में है, अभी पैसे चाहिए। हमजा के पास बैंक जाने का वक्त नहीं। वो दुबई के करीबी मार्केट की एक छोटी सी दुकान में दाखिल होता है। काउंटर पर 2000 दिरहम रखता है और एक फोन नंबर साथ रखता है। ना कोई फॉर्म, ना आईडी कार्ड, ना पासपोर्ट और ना कोई सवाल। ठीक 2 घंटे बाद ग्रीन टाउन लाहौर में हमजा के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर खड़ा एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार तकरीबन 1.5 लाख रुपए कैश थमाता है और चला जाता है। हमजा की वालदा की जान बच गई। लेकिन एक सेकेंड, ट्रांजैक्शन में ना कोई बैंक शामिल हुआ, ना सरहद पार कोई दिरहम आया और ना ही किसी सरकारी इदारे को उसकी खबर हुई। तो फिर ये पैसा इतनी जल्दी दुबई से लाहौर पहुंच कैसे गया? मैं बताता हूं। एक ऐसी खुफिया दुनिया जो बैंकों से पुरानी और कानून से कहीं ज्यादा तेज है। एक ऐसा अंडरग्राउंड नेटवर्क जहां अरबों रुपए रोजाना एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल होते हैं, सिर्फ एक वादे और एक व्हाट्सएप मैसेज पर। आज हम इस अंडरग्राउंड दुनिया को डीकोड करेंगे और जानेंगे कि आखिर बगैर किसी बैंक और कागजी कार्रवाई के ये पेचीदा निजाम काम कैसे करता है। सदियों पहले यह निजाम शुरू क्यों किया गया और ये आज के जदीद दौर में भी जिंदा क्यों है? कैसे एक गरीब मजदूर की मेहनत की कमाई किसी ताकतवर के काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग का हथियार बन जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, दुनिया भर की हुकूमतें, आलमी इदारे और खुफिया एजेंसियां मिलकर भी इस निजाम को खत्म करने में नाकाम क्यों हैं? अब हमजा ने दुबई में 2000 दिरहम एक हवालादार को दिए। हवालादार ने रकम कहीं नहीं भेजी, उसने सिर्फ एक पैगाम भेजा व्हाट्सएप पर। चंद सेकंड्स में पाकिस्तान में मौजूद अपने साथी को। पैगाम में क्या था? एक नाम, एक पता, एक रकम और एक खुफिया कोड, बस इतना ही। चंद घंटों बाद पाकिस्तान में मौजूद दूसरा हवालादार अपने आदमी को भेज देता है। वो दरवाजा खटखटाता है और पूछता है कोड क्या है? कोड दुरुस्त, रकम वसूल, डील मुकम्मल। इतनी आसान मगर उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर में बैंक शामिल नहीं था, कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था और कोई डिजिटल ट्रेल भी नहीं छोड़ी गई। यही वजह है कि लाखों लोग इसे पसंद करते हैं और यही वजह है कि हुकूमतें इससे खौफजदा रहती हैं। हमजा ने दुबई में 2000 दिरहम जमा करवाए। पाकिस्तान में उसकी वालिदा को फौरी वो पैसे मिल भी गए। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान वाला हवालादार आखिर कब तक अपनी जेब से पैसे देता रहेगा? कभी ना कभी तो उसका खजाना खाली होगा और दुबई वाले के पास दिरहमों का ढेर लग जाएगा। तो फिर हिसाब बराबर कैसे होता है? यहीं से कहानी मजीद खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अब हम सिर्फ मजदूरों के पैसों की बात नहीं कर रहे। अब हम बात कर रहे हैं काले धन की, मनी लॉन्ड्रिंग की और अरबों रुपए के एक ऐसे खेल की जो आम आदमी की नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल है। एक तरफ हमजा है जो मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेज रहा है और दूसरी जानिब एक ताकतवर शख्स है जिसे अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर निकालना है। ऐसा पैसा जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता। वो पाकिस्तान में मौजूद हवालादार के पास जाता है, कैश मेज पर रखता है और सिर्फ एक दरखास्त करता है, मुझे दुबई में पैसे चाहिए। उसके बाद क्या होता है? पाकिस्तान वाला हवालादार दुबई वाले को पैगाम भेज देता है और दुबई वाला हवालादार वही दिरहम इस्तेमाल करता है जो हमजा जैसे हजारों मजदूर जमा करा चुके होते हैं। कुछ ही वक्त बाद वो रकम दुबई में मतलूबा शख्स तक पहुंच जाती है और यूं दोनों हवालादारों का हिसाब बराबर हो जाता है। लेकिन इस सारे मामले में एक और चीज भी हो जाती है। एक गरीब मजदूर की कमाई का इस्तेमाल किसी और के खुफिया सरमाए को मुल्क से बाहर मुंतकिल करने में हो जाता है और यही वो मकाम है जहां हवाला सिर्फ एक सहूलत नहीं रहता बल्कि एक हथियार बन जाता है। एक ऐसा हथियार जिसे करप्ट अनासिर, टैक्स चोर, जराइम पेशा नेटवर्क्स बरसों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन रुकिए, कभी कभी इतना भी काफी नहीं होता, क्योंकि बाज़ औक़ात दुबई वाले के पास दिरहम इतने ज्यादा जमा हो जाते हैं कि सिर्फ रिवर्स ट्रांजैक्शन से हिसाब बराबर नहीं हो पाता। तब शुरू होता है खेल का दूसरा मरहला और ये मरहला मजीद खतरनाक है। दुबई में बैठा हवालादार उन दिरहमों से सामान खरीदता है, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कीमती इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां। फिर ये सामान मुख्तलिफ तिजारती रास्तों से पाकिस्तान पहुंचता है। डॉक्यूमेंट्स में एक ही कीमत लिखी जाती है, असल कीमत कुछ और है। फर्क लाखों में नहीं, करोड़ों में पहुंच जाता है और इसी फर्क में हवाला का हिसाब भी छुप जाता है, टैक्स भी बच जाता है और निजाम को धोखा भी दे दिया जाता है। बज़ाहिर सब कुछ कानूनी लगता है, जिसे कोई सरकारी रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर पकड़ नहीं पाता और यही वजह है कि दुनिया भर की हुकूमतें हवाला हुंडी को सिर्फ मालियाती मसला नहीं समझती बल्कि कौमी सलामती का मसला समझती हैं। नुकसान हो रहा है पूरे मुल्क का,
हमजा ने दुबई में दिरहम जमा करवाए थे, लेकिन वो दिरहम पाकिस्तान नहीं आए, वो दुबई में ही रहे, शायद किसी अकाउंट में, शायद किसी कारोबार में, या शायद किसी और ट्रांजैक्शन के इंतजार में। पाकिस्तान में सिर्फ रुपए पहुंचे, असल गैर मुल्की करेंसी नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां से मसला शुरू होता है, क्योंकि एक मुल्क सिर्फ रुपयों से नहीं चलता, मुल्क को डॉलर भी चाहिए होते हैं, बहुत सारे डॉलर्स, पेट्रोल खरीदने के लिए, अद्वियात दरामद करने के लिए, फैक्ट्रीज की मशीनरी मंगवाने के लिए और बैरूनी कर्जे वापस करने के लिए। ये तमाम काम रुपए से नहीं होते, डॉलर से होते हैं। चलें इसको ऐसे समझते हैं कि फर्ज करते हैं लाखों ओवरसीज पाकिस्तानी हर साल अरबों डॉलर्स भेज रहे हों, लेकिन वो डॉलर पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम में दाखिल ही ना हो, तो क्या होगा? स्टेट बैंक के ज़खायर कम होना शुरू हो जाएंगे, मार्केट में डॉलर नायाब होने लगेगा, और जब किसी चीज की कमी हो जाएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। यही डॉलर के साथ होता है, डॉलर ऊपर जाता है, रुपया नीचे आता है, और फिर एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जिसका असर हर पाकिस्तानी की जेब तक पहुंचता है। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, अद्वियात महंगी, और तो और आटा और दाल भी महंगी हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है, जिस शख्स ने हवाले के जरिए चंद हजार रुपए ज्यादा हासिल किए थे, वही शख्स बाद में महंगाई की सूरत में उससे कहीं ज्यादा कीमत अदा करता है, क्योंकि हवाले का सबसे तारीक पहलू अभी बाकी है। एक ऐसा पहलू जिसने दुनिया भर की खुफिया एजेंसीज, हुकूमतों और मालियाती इदारों को परेशान कर रखा है। सोचिए, अगर एक निजाम के जरिए लाखों रुपए मुंतकिल किए जा सकते हैं और कोई रिकॉर्ड भी न बने, तो सबसे पहले उस निजाम की तरफ कौन आएगा? आम आदमी या जराइम पेशा नेटवर्क्स? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। यही वजह है कि इंसानी स्मगलर्स, मुनशियात फरोश, गैर कानूनी नेटवर्क्स और मुख्तलिफ मुजरिमाना गिरोह बरसों से इसी सिस्टम का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्योंकि बैंक सवाल पूछता है, हवाला नहीं। बैंक रिकॉर्ड रखते हैं, हवाला नहीं। बैंक ट्रेल छोड़ते हैं, हवाला नहीं। और यही चीज उसे बैक वक्त इंतहाई मौसर भी बनाती है और इंतहाई खतरनाक। दुनिया भर की हुकूमतें बरसों से हवाला हुंडी के खिलाफ जंग लड़ रही हैं, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि अगर ये निजाम इतना खतरनाक है तो इसे खत्म क्यों नहीं किया जा सका? दुनिया के कई इलाकों में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके बैंक अकाउंट्स बने नहीं, या वो बैंक्स पर एतमाद नहीं करते। किसी जगह जंग है, पाबंदियां हैं, तो किसी जगह हुकूमत ही कमजोर है। ऐसी सूरत हाल में लोग बैंक नहीं ढूंढते, वो हवालादार ढूंढते हैं। और यही वजह है कि जितना भी हुकूमतें इसे बंद करने की कोशिश करती हैं, ये उतना ही नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। पहले एक पर्ची होती थी, फिर फोन कॉल्स आई, फिर व्हाट्सएप आया, और अब क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है। ना नकद रकम, ना बैंक, ना बॉर्डर, सिर्फ चंद बटन, और करोड़ों रुपए एक मुल्क से दूसरे मुल्क मुंतकिल हो सकते हैं। कुछ लोग इसे डिजिटल हवाला कहते हैं, और बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले सालों में यही सबसे बड़ा चैलेंज बनने वाला है, क्योंकि अब हुकूमतों को सिर्फ सड़कों और बाजारों में बैठे हवालादारों से नहीं, बल्कि मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल नेटवर्क से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान कई साल तक आलमी निगरानी में रहा। दुनिया ये जानना चाहती थी कि मुल्क में पैसे का बहाव कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, और कौन इसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन असल सवाल आज भी वही है कि क्या हवाला हुंडी को मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सकता है? शायद नहीं, कम अज कम फिलहाल तो नहीं, क्योंकि मसला सिर्फ कानून का नहीं, सहूलत का भी है। जब तक ओवरसीज पाकिस्तानी को बेहतर रेट और फौरी सर्विस नहीं मिलेगी, लोग शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे और हवाला जिंदा रहेगा। लेकिन हकीकत यह भी है कि हर शॉर्टकट की एक कीमत होती है। हमजा को शायद चंद घंटों में पैसे मिल गए थे, मगर जब लाखों लोग यही रास्ता इख्तियार करते हैं तो कीमत पूरा मुल्क अदा करता है। कमजोर होते ज़र मुबादला के ज़खायर की सूरत में, गिरते हुए रुपए की सूरत में, और बढ़ती हुई महंगाई की सूरत में।